नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइलेंट स्टडी 26 में। दोस्तों, आज हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि फ्रांस ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश कैसे स्थापित किया और वहां अपने शासन का विस्तार कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़ रहे थे हिंद चीन। इस हिंद चीन में हम लोग ये पढ़े थे कि हिंद चीन तीन जो है कि क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें पहला जो आपका क्षेत्र है वो है वियतनाम। वो क्या है यहाँ पे? वियतनाम। अच्छा, वियतनाम के बारे में हम आपको बताए थे, वियतनाम कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकीन से मिलकर बना हुआ है। ताकि यहाँ पर वियतनाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आप ये समझिए कि वियतनाम कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकीन से मिलकर बना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ लिए हैं। दूसरा जो क्षेत्र हम लोग का है वो है लाओस। लाओस के बारे में भी पढ़े हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है कम्बोडिया। यानी अगर हम बात करें हिंद चीन की, तो हिंद चीन यही तीन क्षेत्रों से मिलकर बना है। यानी यही पूरा का पूरा कौन का है, यही तीनों क्षेत्र मिला करके हम लोग बोलते हैं हिंद चीन, कि ये हिंद चीन है, हिंद चीन। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम किस किस चीज़ से मिलकर बना है? कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकीन से। जो ये अन्नाम है ना, अन्नाम शहर, इसका नाम पहले चंपा था। हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। तो अन्नाम का दूसरा नाम क्या था? पहले चंपा। उसके अलावा ये जो कम्बोडिया है, यहाँ पे कम्बोडिया, यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर था। हम एक नया स्लाइड लेते हैं, कम्बोडिया। तो हम लोग कम्बोडिया के बारे में क्या पढ़े थे? कम्बोडिया के बारे में, कम्बोडिया, ये कम्बोडिया में क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर है। इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। उसके अलावा हम लोग अन्नाम के भी बारे में पढ़े हैं कि अन्नाम का दूसरा नाम क्या था? चंपा था। उसके अलावा हम लोग ये भी पढ़े हैं, यह फ्रांस का गुलाम था और फिर बाद में जाकर के ये 1945 में आज़ाद होता है। आज़ाद कब होता है? ये आज़ाद होता है जाकर के 1945 में। फिर आज़ाद होने के बाद ये दो भागों में पड़ जाता है कुछ दिनों के बाद, जिसको एक को कहते हैं हम लोग उत्तरी वियतनाम, एक को कहते हैं दक्षिणी वियतनाम। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। ये केवल हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए ताकि आगे हम पढ़ सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि फ्रांस वालों ने कैसे कब्जा किया आगे हिंद चीन पे। चलिए, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंद चीन की ना, पे बहुत से लोगों ने व्यापार करने आया। यहाँ पे बहुत से लोग व्यापार करने आए। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए व्यापार करने। वो लोग व्यापार किए और कुछ दिनों के बाद फिर चले गए। फिर उसके बाद स्पेन वालों ने भी आया, यानी कि स्पेन के लोग भी आए, ये लोग भी व्यापार किए और चले गए। फिर डच आए व्यापार करने, ये भी व्यापार किए और फिर चले गए। उसके अलावा अंग्रेज लोग भी आए, ये लोग भी व्यापार किए और केवल व्यापार किए। व्यापार करने के बाद ये लोग चले गए। लेकिन जो ये फ्रांस है ना, फ्रांसीसी लोग, ये लोग जब व्यापार करने आया ना, तो ये लोग व्यापार करने के साथ साथ ये लोग के माइंड में पहले से ही था कि भाई इस देश को हमको क्या बनाना है? गुलाम बनाना है। यानी ये केवल ये लोग व्यापार करने नहीं आए थे, ये लोग अपना उपनिवेश बनाने उन लोगों को आए थे। ठीक, उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। अब जब फ्रांस वाले व्यापार करने आए ना, तो फ्रांस वाले को राजनीतिक सफलता मिल गया। अच्छा, अगर हम बात करें तो जब फ्रांस वाले व्यापार करने आए तो इनको राजनीतिक सफलता मिल गया। उसके अलावा एक संधि हुआ था 1787 में। 1787 में कोचिन चीन और फ्रांस के बीच एक व्यापारिक संधि हुआ था। ठीक, और उस संधि के बाद 1862 में ना कोचिन चीन पे अधिकार कर लिया फ्रांस वालों ने। अच्छा, संधि हुआ था क्या, इसके बारे में हम आगे बताते हैं। उसके अलावा फिर 1863 में कम्बोडिया पर फ्रांस वालों ने अधिकार कर लिया। फिर 1873 में तोंगकीन पर अधिकार कर लिया। ये तोंगकीन है, टोंगकीन नहीं है। फिर फाइनली 1904 में लाओस पर भी ये लोग अधिकार कर लिए। यानी अगर हम बात करें कोचिन चीन की, तो कोचिन चीन में एक राजा था जिसको लोग हटाना चाहते थे राजगद्दी से। यानी यह अच्छा काम नहीं कर रहा था। अब ये अपने गद्दी को बचाने के लिए सोच रहा था भाई हम क्या करें कि हमारा गद्दी बच जाए। तो फिर ये यहाँ पे व्यापार करने आ गए थे फ्रांस वाले सब। अब फ्रांस वाले जब व्यापार करने आ गए थे तो इनकी मुलाकात हुई कोचिन चीन के राजा से और फ्रांस वालों से हुई मुलाकात। तो ये कोचिन चीन के जो राजा थे ना, वो बोले कि हमको कैसे भी करके जो हमारा राजगद्दी है ना, वो नहीं हाथ से जाए, उसके लिए हम क्या करें। तो फ्रांस वाले बोले कि कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे साथ व्यापारिक एक संधि कर लीजिए और आपको जो है कि यदि राजगद्दी से नहीं हटना है तो हमारी बात को मानना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, अब फ्रांस वाले सब कहते हैं कि अगर वहाँ के लोगों से हम लोग को लड़ना होगा तो अधिक मात्रा में सैनिक चाहिए, और सैनिक तो है नहीं हम लोग के पास, हमारे देश में है। तो आप क्या कीजिए, आप परमिशन दे दीजिए ताकि हम कोचिन चीन में जितने भी हमारे सैनिक हैं आ जाएं। और जब आ जाएंगे कोचिन चीन में सभी सैनिक, तो जो भी वहाँ की जनता आपका आवाज़ उठाएगी कि भाई इसको हटाया जाए राजगद्दी से, तो उसको मार दिया जाएगा।
जिसकी वजह से आपका गद्दी भी बच जाएगा और हम लोग अपना व्यापार भी कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इन लोगों के बीच संधि होती है। उसके बाद फिर इसी के कारण जो है कि सबसे पहले कोचिन चीन 1787 में जो है कि वो कब्जा कर लेते हैं फ्रांस वाले। देखिए इसको और अच्छे से हम पढ़ते हैं एक्सप्लेन करके। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार कैसे हुआ? आखिर हिंद चीन वाले जो है ना वो फ्रांस में कैसे आए? तो सबसे पहले हिंद चीन का निर्माण हिंद देश से मिलकर हुआ है, जिसका नाम लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है। 17वीं शताब्दी में बहुत से पादरी और व्यापारी वर्ग हिंद चीन में आकर क्या हो गए, ये लोग बस गए। उसके बाद कोचिन चीन के राजा, जो अभी हम बता रहे थे, कोचिन चीन के राजा का इस्तेमाल करके 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसियों ने संपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। यानी कोचिन चीन का जो राजा था ना, वो अपनी गद्दी को बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा जो है कि कोचिन चीन को कब्जे में ला दिया। क्योंकि फ्रांसीसी सब क्या चाहते थे कि भाई हमारा जो है कि जो भी सैनिक है उस देश में जाएगा तब ना हम लोग का जो है कि राजकाज चलेगा। तो कैसे चलेगा, जाएगा तब। अब यहाँ पे इस राजा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी गद्दी आपके हाथ से नहीं जाए तो हमारे जितने भी सैनिक हैं उन सभी सैनिकों को अपने जो है कि देश में आने का परमिशन दे दीजिए। अब जब ये परमिशन दे दिया तो जो लोग भी आवाज़ उठाएं उनको सभी सैनिक मार दिए, यानी इसका राजगद्दी बच गया। लेकिन धीरे धीरे बाद में 1787 में पता चलता है अरे ये तो पूरे के पूरे कोचिन चीन पे कब्जा कर लिए ये लोग। और फाइनली जाकर के 1887 के आते आते पूरे हिंद चीन पर कब्जा ये लोग कर लिए। और जब ये हिंद चीन पर कब्जा कर लिए ना तो हम लोग कहते हैं फ्रेंच इंडो चाइना, यानी कि अब फ्रांस वालों का कब्जा जो है कि अब हुकूमत हो गया है, इसलिए अब क्या नाम दिया जाएगा, फ्रेंच इंडो चाइना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार कैसे हुआ, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और वैसा ही लिखिएगा। फिर इसके बाद जब ये कब्जा हो गया, यानी कि पूरे के पूरे हिंद चीन पे जब वो लोग अपना शासन स्थापित कर लिए हैं फ्रांस वाले, तो उसका परिणाम क्या होता है उसको अब देख लेते हैं। दोस्तों हिंद चीन पर औपनिवेशिक प्रभाव क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है राजनीतिक प्रभाव। आप सभी को पता है हिंद चीन पर फ्रांसीसी लोग जो है ना वो लोग कब्जा कर रखे हैं। अब फ्रांसीसी लोग हिंद चीन के लोगों को किसी भी तरह के राजनीतिक अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। यानी कि राजनीतिक जो पावर है ना, पॉलिटिकल पावर, वो पॉलिटिकल पावर को हिंद चीन के लोगों को ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो इनके द्वारा ये भेदभाव नीति जब हिंद चीन वाले देखते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इनके अंदर राष्ट्रवाद का प्रसार होता है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी के खिलाफ यानी कि फ्रांस वाले को खिलाफ हो जाते हैं हिंद चीन के लोग। यानी आप बताइए, मान लीजिए आप लोग किसी देश में गए और वहाँ पे आप अपना आधिपत्य कर लिए, यानी अपना हुकूमत जमा लिए, उसके अलावा वहाँ के लोगों को आप किसी भी तरह से पावर भी नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो क्या होगा, वहाँ के लोग आपके खिलाफ होंगे। तो यह है राजनीतिक प्रभाव। दूसरा है यहाँ पे आर्थिक प्रभाव। दूसरा पड़ता है आर्थिक प्रभाव, यानी हिंद चीन पर आर्थिक रूप से भी शोषण ये लोग करते हैं। यानी कि फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को आर्थिक रूप से शोषण भी किया, लेकिन इसी क्रम में कुछ अच्छे भी काम ये लोग करते हैं। जैसे क्या करते हैं, देखिए नहर प्रणाली, यानी कि नहर खुदवा देते हैं, जल निकास का विकास करा देते हैं। जब ये सब कराते हैं ना तो उसके साथ साथ जो जंगल की भूमि होती है, जो कृषि योग्य भूमि नहीं रहती है, उस भूमि को अब ये लोग कृषि योग्य भूमि बना देते हैं, जिससे हिंद चीन पे क्या होता है, हिंद चीन पे उत्पादकता, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कुछ अच्छे भी काम किए तो कुछ गलत भी काम किए। अच्छा, अच्छे कैसे किए? अच्छे किए तो अपने लिए ही ना किए। जैसे हमारे भी देश में जब अंग्रेज लोग आए थे तो बहुत सारी चीज़ लाए, तो कहीं ना कहीं अपने ही लिए लाए थे, लेकिन फिर भी हमारे देश में उसका विकास हुआ। तो ठीक वैसे ही यहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ नहीं थी, तो जल निकास का जो है कि विकास ये लोग किए। अच्छा, उसके अलावा जो जंगल की भूमि थी, जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, उसकी कृषि योग्य भूमि बनवाए ये लोग। तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने जो है कि लाभ के लिए लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि एक आर्थिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पे हिंद चीन पे। तीसरा जो प्रभाव है ना वो है सामाजिक प्रभाव। यानी अब फ्रांस वाले कहते हैं कि नहीं, अब जो है कि बस केवल और केवल फ्रेंच भाषा बोला जाएगा। उसके अलावा आप सभी को पता है फ्रांस में सबसे ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो अब क्या कहते हैं फ्रांसीसी वाले कि भाई अब जो है कि पूरे का पूरे हिंद चीन में फ्रेंच भाषा बोला जाएगा, यानी कि फ्रेंच भाषा को ये राजभाषा बनाते हैं। कहते हैं नहीं, अब फ्रेंच भाषा क्या होगा, राजभाषा होगा, जिसकी वजह से हिंद चीन के जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है। अब मान लीजिए भाई फ्रेंच भाषा वो लोग जलवे नहीं करते हैं, तो फ्रेंच भाषा कैसे बोलेंगे, दिक्कत होगा ना। तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। लेकिन एक छोटा सा फायदा ये होता है कि इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। क्या पड़ता है कि हिंद चीनी छात्र जो है ना वो विश्व में घट रही घटनाओं से परिचित भी होते हैं, और जब उनको पता चलता है कि भाई विश्व में क्या क्या चल रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद का क्या होता है, जन्म होता है। यानी कि फ्रेंच जो भाषा है ना वो कहीं ना कहीं विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और हिंद चीन के लोग नहीं जानते हैं। और जब ये कंपलसरी कर देता है कि भाई हिंद चीन में फ्रेंच भाषा ही बोला जाएगा, तो यहाँ के जितने भी छात्र हैं वो जो क्या करते हैं, वो लोग इस भाषा को सीख लेते हैं। जब सीखते हैं तो विश्व में जो भी घटना घट रहा होता है उसको अब ये लोग समझने लगते हैं। जब समझने लगते हैं तो समझने के क्रम में इनके अंदर क्या होता है, राष्ट्रवाद का जन्म भी होता है कि भाई हम लोगों को भी आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका है ना, और भी बहुत सारे देश है, भारत है, ये सभी के सभी देश क्या हो रहे हैं, लड़ लड़ करके आज़ाद हो रहे हैं, तो हमको भी होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फ़ायदा भी होता है इस भाषा की वजह से। इसके अलावा और भी कुछ परिणाम होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका कारण है ना, वो है यहाँ पे धार्मिक प्रभाव, कि धार्मिक प्रभाव कैसे पड़ता है। तो हिंद चीन की अगर हम बात करें तो हिंद चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्मावलंबी लोग रहते हैं, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पे हुआ है। यानी अगर हम बात करें धार्मिक प्रभाव की, तो हिंद चीन में बौद्ध धार्मिक लोग ज़्यादा है। तो जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं, उन सभी को फ्रांसीसी वाले क्या करते हैं ना, प्रलोभन देकर के और प्रताड़ना करके ईसाई धर्म में वो लोग क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। यानी कहते हैं कि आप लोगों को कैसे भी करके ईसाई धर्म को अपनाना होगा, बौद्ध धर्म को छोड़ना पड़ेगा और ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। अब जैसे ही हिंद चीन के लोगों को पता चलता है, तो ये लोग के अंदर तीव्र प्रतिक्रिया होने लगती है, जिसके कारण उनके अंदर क्या होती है, राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन में और भी लोग शामिल हो जाते हैं। आप ही बताइए, अगर आपके धर्म को कोई कहे कि नहीं, अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्म में क्या हो, दूसरे धर्म को अपना लो, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ठीक वैसे ही हिंद चीन में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उनको ये लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, अपने इस बौद्ध धर्म को छोड़िए और हमारा जो ईसाई धर्म है ना, इसको क्या कीजिए, आप अपना लीजिए। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि भाई ये लोग जबरदस्ती अपने धर्म में रूपांतरित कर रहा है, तो लोग विरोध करने लगते हैं। तो इस तरह स्पष्ट है कि फ्रांसीसियों ने लाभ के लिए जिन कार्यों को प्रारंभ किया, उसका सकारात्मक परिणाम भी निकला। इससे अंततः राष्ट्रवाद का बढ़ावा भी हुआ। यानी कहीं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी अभी जो हम पढ़े हैं ना, कि हिंद चीन में उपनिवेश कैसे स्थापना हुआ, यानी इसका उद्देश्य क्या था, फ्रांसीसियों का क्या क्या उद्देश्य था, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा है, एक पूछा है 2011 में, 12 में, 13 में, 15 में, 19 में। ये पूरे के पूरे सवाल इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अभी हम जितना भी पढ़ा है वही सारा चीज़ आप लिखिएगा, 2-2, 3-3 लाइन करके। ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आएगा, आप कहिएगा तो इस क्वेश्चन का हम आंसर भी दे देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक जो है कि एंड करते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो पार्ट है ना, वो आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक, धन्यवाद।